जहां एकजुटता, समानता और स्थिरता की बात हो, वहां भारत हर पल खड़ा नजर आता है। दोस्तों, G20 समिट जो कि साउथ अफ्रीका में होने जा रही है, स्टार्ट हो चुकी है। इस बार अमेरिका और यूरोप की दादागिरी खत्म हो चुकी है और नियम बनाए हैं पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में साउथ अफ्रीका ने। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में दक्षिणी अफ्रीका G20 समिट ने पहली बार ग्लोबल साउथ को एकजुट कर पश्चिमी देशों की दादागिरी को चुनौती दी है। अफ्रीका की स्थायी सदस्यता, डिजिटल पब्लिक इंफ्रा मॉडल, फाइनेंस और सप्लाई चेन रिफॉर्म जैसे फैसलों ने अमेरिका यूरोप का दबदबा कमजोर कर दिया है। अब दुनिया के नियम भारत अफ्रीका जैसे उभरते देशों की प्राथमिकताओं पर बन रहे हैं और नया वर्ल्ड ऑर्डर ग्लोबल साउथ के हाथ में शिफ्ट हो रहा है। इतिहास गवाह है कि सदियों से दुनिया के नियम चंद अमीर देश तय करते हैं, लेकिन 22 और 23 जनवरी को जोहान्सबर्ग में जो हुआ उसने पुरानी विश्व व्यवस्था की नींव हिलाकर रख दी। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों की अब दादागिरी नहीं चलेगी। पहली बार अफ्रीका की धरती पर G20 का शिखर सम्मेलन हुआ। यह मैच एक बैठक नहीं, यह ग्लोबल साउथ का शक्ति प्रदर्शन था। भारत की G20 प्रेसिडेंसी ने जिस बदलाव की चिंगारी सुलगाई थी, वह अब दक्षिण अफ्रीका में ज्वाला बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का सदस्य बनाकर जो दांव चला था, आज उसी अफ्रीकन यूनियन ने टेबल पर बैठकर अमीर देशों की बोलती को बंद कर दिया है। अब दुनिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पश्चिमी सिद्धांत पर नहीं चलेगी। अब नियम बदल गए हैं। जोहान्सबर्ग में उबंटू का दर्शन अपनाया गया है। इसका मतलब है मैं हूं क्योंकि हम हैं। यानी अब अमेरिका यूरोप अपनी मनमानी करके और दूसरों को कुचल कर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इस समिट में साफ कर दिया गया है कि अगर एक भी देश पीछे छूटा तो पूरी दुनिया हार जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि क्या क्या हुआ इस समिट में। दोस्तों, सीधी चेतावनी महाशक्तियों को कि या तो सुधर जाओ या मिट जाओ। दुनिया इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रही है। युद्ध, भूखमरी और असमानता ने कोहराम मचा रखा है। ऐसे में G20 के मंच से नेताओं ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब बहुत हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की धज्जियां उड़ाना बंद करो। किसी भी देश की जमीन हड़पने के लिए ताकत का इस्तेमाल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह सीधा इशारा उन महाशक्तियों की तरफ है जो अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज आते हुए नजर नहीं आ रहे। नेताओं ने एक सुर में कहा कि परमाणु हथियारों की धमकी देना बंद करो। नागरिकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। सूडान, गाजा और यूक्रेन में चल रहे कत्लेआम पर G20 ने गहरी चिंता जताई है। संदेश साफ है, शांति के बिना कोई भी देश, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो, सुरक्षित नहीं रह सकता। यह पश्चिम के उन नेताओं के लिए एक बड़ा झटका है जो हथियार बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। दशकों से IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों के जरिए गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाया जाता रहा है, लेकिन इस बार विकासशील देशों ने हिसाब मांग लिया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले 10 सालों में गरीब देशों का ब्याज भुगतान 2 गुना कर दिया गया है। यह एक तरह की आर्थिक गुलामी और सुनामी है। G20 ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। नेताओं ने कहा है कि कर्ज का बोझ विकास को रोक रहा है और इसे खत्म करना ही होगा। कॉमन फ्रेमवर्क को सख्ती से लागू किया जाएगा। चाड, जाम्बिया, घाना, इथियोपिया जैसे देशों को राहत दी गई है, लेकिन बात यही नहीं रुकी। नेताओं ने साफ कहा कि कर्ज देने वाले प्राइवेट क्रेडिटर्स को अब पारदर्शिता रखनी होगी। दूसरी बात, खनिजों की लूट पर पूर्ण विराम। अब हमारा माल हमारा राज। दोस्तों, आपको बता दें, सदियों से अफ्रीका और एशिया के खनिजों को लूटकर पश्चिमी देशों ने अपनी तिजोरियां भरी है, लेकिन अब यह खेल खत्म हो गया है। दुनिया को आज लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मिनरल्स की सख्त जरूरत है और इनके बिना न इलेक्ट्रिक कार चल सकती है और न ही स्मार्टफोन बन सकता है। G20 ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क लॉन्च करके एक लकीर खींच दी है। अब बात करते हैं, अब विकासशील देश सिर्फ कच्चा माल निर्यात नहीं करेंगे, अब लोकल बेनिफिशिएशन होगा, यानी खनिजों की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन उसी देश में होगा जहां से वे निकलेंगे और इससे नौकरियां भी पैदा होगी। दोस्तों, ऊर्जा का पाखंड बेनकाब। 60 करोड़ लोगों को अंधेरे में रखकर कैसे तरक्की की जा रही है, यह सवाल पूछा गया। पश्चिम के देश अक्सर पर्यावरण के नाम पर गरीब देशों को भाषण देते रहते हैं, लेकिन जोहान्सबर्ग में उनकी पोल खुल गई। G20 डॉक्यूमेंट ने
दुनिया को बताया कि आज भी 60 करोड़ अफ्रीकियों के पास बिजली नहीं है। यह आंकड़ा बड़ा ही शर्मनाक है। दुनिया की औसत बिजली पहुंच के मुकाबले अफ्रीका सबसे नीचे है। इससे भी भयानक बात यह है कि साफ ईंधन न होने की वजह से हर साल 20 लाख अफ्रीकी अपनी जिंदगी गंवा रहे हैं। G20 ने मिशन 300 का समर्थन किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक अफ्रीका के 30 करोड़ लोगों को बिजली पहुंचाना है। नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रीय संप्रभुता का मामला है। अब विकासशील देश अपनी शर्तों पर ऊर्जा का चुनाव करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 3 गुना की जाएगी, लेकिन इसके लिए अमीर देश को पैसा देना होगा। सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज, अमीर देशों को चुकानी होगी कीमत। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अब तक अमीर देश बचने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इस समिट में उन्हें घेर लिया गया। G20 ने पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को दोबारा याद दिलाया है। स्पष्ट कहा है कि अगर तापमान 2 डिग्री तक बढ़ा तो तबाही मच जाएगी। लेकिन असली मुद्दा है विकासशील देशों को अपने क्लाइमेट लक्ष्यों एनडीसीज को पूरा करने के लिए 2030 तक 5.8 से 5.9 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है। एक बहुत बड़ी रकम है। G20 ने अमीर देशों से कहा है कि क्लाइमेट फाइनेंस को अरबों से खरबों में बदलना होगा। अब सिर्फ सरकारी मदद काफी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर को भी पैसा लगाना होगा। दोस्तों, अब बारी आती है बहुत बड़े चौंकाने वाली खुलासे की। 88 अरब डॉलर की चोरी अफ्रीका से की गई और अब जरूरत है उसे वापस मांगने की, उसे चुकाने की। दोस्तों, एक चीज और हुई, वह है भूखमरी के खिलाफ जंग। अब खाना सबका हक है। दोस्तों, यह भी वहां पे बात की गई और यह कहा गया कि भूखमरी से ऊपर उठना ही मेन लक्ष्य होना चाहिए। एकता, समानता, ये सारे चीजें सभी को मिलनी चाहिए। डिजिटल तानाशाही का अंत, एआई पर सबका हक। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सिलिकॉन वैली का राज चलता था, लेकिन G20 ने साफ कर दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सिर्फ कुछ कंपनियों का अधिकार नहीं होगा। दोस्तों, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में सुधार, वीटो पावर का अधिकार अब नहीं चलेगा। दोस्तों, वीटो पावर जो है उसको भी खत्म करने की बात की गई। दोस्तों, अब बात करते हैं मोदी जी ने क्या कहा। दोस्तों, जो पीएम मोदी है, उन्होंने रोजगार और समानता, युवा और महिलाओं को नया हथियार दिलाया है। बेरोजगार दुनिया के लिए टाइम बम की तरह है। मोदी जी ने कहा कि G20 ने इसे डिफ्यूज करने के लिए नेल्सन मंडेला बे टारगेट अपनाया है। उनका लक्ष्य है इन युवाओं को संख्या को कम करना जो नए पढ़ाई कर रहे हैं, न नौकरी और नए ट्रेनिंग। 2030 तक इसमें 5% की और कमी लाने का संकेत दिया गया है। भारत की विरासत और पीएम मोदी का विजन। दोस्तों, जहां मोदी हो और भारत की विरासत की बात ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वह मोदी जिसके साउथ अफ्रीका जाने पर वहां के लोग धरती पर लेटकर, सिर के बल लेटकर उनका स्वागत करते हो, ऐसा मोदी भारत की विरासत को कैसे भूल सकता है। दोस्तों, हालांकि यह समिट दक्षिणी अफ्रीका में हुई, लेकिन इसकी आत्मा में भारत की G20 प्रेसिडेंसी साफ झलक रही थी। डिक्लेरेशन में बार बार नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को याद किया गया, चाहे वह एआई के नियम हो, बायोडाइवर्सिटी हो या फिर खाद्य सुरक्षा। हर जगह भारत द्वारा खींची गई लकीर को ही आगे बढ़ाया गया। पीएम मोदी ने जिस ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद किया था, आज वह आवाज दुनिया के फैसलों को प्रभावित कर रही है। अफ्रीकन यूनियन का G20 में पूर्ण सदस्य के रूप में दूसरा साल था और उनकी सक्रियता ने साबित कर दिया कि भारत का उन्हें शामिल करने का फैसला कितना सही था। दोस्तों, पीएम मोदी के भाषण में 3 बड़े प्रपोजल और आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने वाले का तरीका बताया गया कि यदि देश नहीं सुधरे, उन्होंने परोक्ष रूप से कहा, यदि देश नहीं सुधरे तो उन्हें अपनी करनी को भुगतना पड़ेगा और हमें हमारी क्रियान्विति करनी होगी, जो करनी पड़ेगी हम करेंगे। और दोस्तों, मोदी जी ने दिखा दिया वह पावर कि क्यों भारत को हर जगह पूछा जाता है और क्यों मोदी की अध्यक्षता में यह समिट की गई। दोस्तों, हुआ क्या था कि अफ्रीका के राष्ट्रपति ने जो अमेरिका की कुर्सी थी, उस खाली कुर्सी को प्रपोजल दिया और यह प्रपोजल हुआ कि 2026 में यह समिट, G20 समिट है, वो अमेरिका करने वाला है, अमेरिका में होने वाला है। तो दोस्तों, आपको G समिट में भारत की वहां पे उपस्थिति कैसे लगी,
क्या आप सोचते हैं वाकई में भारत विश्व का वह देश बन चुका है जो सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकता है या खुले शब्दों में चुनौती दे सकता है? दोस्तों, कमेंट बॉक्स आपका है, आप कमेंट दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।